हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। और ये जो सेशन रहने वाला है ये आपकी प्रिपरेशन को एक तरीके से पूरी तरह से चेंज करने वाला है। इसका मैं आप सभी को एक वादा करता हूं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऋग वैदिक युग से उत्तर वैदिक युग और उसके बाद महाजनपद में समाज में और चीज़ में क्या क्या परिवर्तन हुआ वो चीज़ देखेंगे। ऋग वैदिक युग में सबसे छोटी इकाई परिवार थी, उसके बाद ग्राम बना, ग्राम के बाद विष बना और उसके बाद जन बना। जन का मुखिया राजा होता था। उस समय उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद हुआ और उससे आगे महाजनपद हुआ। उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी घटना थी कि उत्तर वैदिक युग में ही लोहे की खोज ने उत्तर वैदिक सभ्यता में व्यक्तिगत संपत्ति को जन्म दिया और व्यक्तिगत संपत्ति ने समाज में विषमता को जन्म दिया। इस विषमता ने समाज में संघर्ष को जन्म दिया और इस संघर्ष ने लोगों को सुरक्षा की तरफ बढ़ाया। इस सुरक्षा ने राजा को अधिक अधिकार दिया। राजा सुरक्षा के नाम पर लोगों से कर लेना प्रारंभ कर देता है। इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगा। जब राजस्व में वृद्धि होगा तो राजा सुरक्षा हेतु अस्थायी सेना की व्यवस्था करेगा और इस सेना हेतु अस्त्र एवं शस्त्र का निर्माण करेगा और यह अस्त्र एवं शस्त्र युद्ध को जन्म देता है। यही युद्ध छोटे छोटे जनों को जनपद में बदल देता है। जैसे हम लोग वैदिक युग में पढ़े थे 5 जन था, जो अब जैसे भरत जन और कुरु जनपद में चेंज हो गया। तुर्बस जन और कीवी जन पंचाल जनपद में चेंज हो गया। उसके बाद जनपद से महाजनपद बना। महाजनपद बनने का भी सबसे उत्तम कारण था कि उस समय लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज होने से क्या हुआ, कृषि में जो हल यूज करते थे वो लोहे के हल से यूज होने लगा। यही इस चैप्टर में अब चलिए देखते हैं। इसमें है लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बने। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में कहा गया है इसमें कि राजा का घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और जहाँ तक जाती थी राजा का अधिकार वहाँ तक हो जाता था। अगर उस बीच में अगर कोई राजा दूसरा राजा उसको रोकता है तो उस राजा से संघर्ष करना पड़ता था। अगर वो जाने दिया तो समझा जाता था कि ये राजा उस राजा के अधिकार में हो गया है। यही अश्वमेध यज्ञ था। इसमें यही है वर्ण। हाँ, वर्ण व्यवस्था वैदिक युग में कर्म के अनुसार था, लेकिन उत्तर वैदिक युग में ये अधिक कठोर हो गया, जाति के रूप में आ गया। जैसे ब्राह्मण के घर में जन्म लेने पे ब्राह्मण हो जाता था, क्षत्रिय के घर में जन्म लेने पे क्षत्रिय हो जाता था, वैश्य के घर में जन्म लेने पे वैश्य हो जाता था और शूद्र के घर में जन्म लेने पे शूद्र हो जाता था। ये उत्तर वैदिक काल में हुआ, लेकिन ऋग वैदिक युग में ये कार्य के आधार पे था। यही यहाँ पे दिया है, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होते थे। इस तरह से है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोग ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरुषों का प्रभाव भी सीमित था।
जनपद, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद के बारे में दिया गया। पुरातत्वविदों ने इस जनपदों के कई वस्तुओं की खुदाई की और दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ और पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा इनमें प्रमुख है। अतरंजी खेरा से ही सर्वप्रथम अतरंजी खेरा से ही लोहा प्राप्ति हुआ था। एटा में लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनके कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। ये उत्तर वैदिक काल में जो धूसर था चित्रित धूसर था, चित्रित दूषित था। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, बर्तनों पर इनके रेखाओं ज्यामितीय आकृति के रूप में है। महाजनपद, अब महाजनपद का विकास कैसे हुआ? जनपद से महाजनपद, क्या कि लोगों के पास आर्थिक संपन्नता आने लगी, इसीलिए जनपद से महाजनपद बन गया। महाजनपद, जनपदों के उदय का मुख्य कारण लोहा था, जिससे जनपद को महाजनपद में बदल दिया। उस लोहा ही कारण था। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में हुआ है। उस समय जो महाजनपद थे ना, 16 महाजनपद थे। 14 राजतंत्र था और 2 गणतंत्र था। जो राजतंत्र था उसका प्रमुख राजा होता था, लेकिन जो गणतंत्र था 2 ही गणतंत्र था, वजी संघ और मल। वजी संघ जो था 8 राजाओं का संघ था, 8 राज्यों का संघ था, जिसका राजधानी वैशाली था। इसके प्रमुख को गण या संघ कहा गया है। इसी चित्र में दिया गया है कि उस समय 16 महाजनपद थे। इसमें इम्पोर्टेंस है कि जो 16 महाजनपद है उसके राजधानी को याद रखना चाहिए कम से कम। जैसे अंग का है, अंग का राजधानी कहाँ है? तो चंपा था। मगध का राजधानी कहाँ था? राजगृह। और काशी का राजधानी बनारस। कौशल का 2 राजधानी था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी था श्रावस्ती और दक्षिणी था कुशावती। वत्स का राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। अवंती का उज्जैनी। चेद का सुक्तिमती था। सूरसेन का कहाँ था? शक्तिमती। सूरसेन का कहाँ था? मथुरा। मत्स्य का विराटनगर था। पंचाल का था अहिछत्र। गंधार का था तक्षशिला। कंबोज का हाटर था। और एक था ये गोदावरी नदी के किनारे जो अस्मक था, अस्मक का था पोतनी, जो आंध्र प्रदेश में है। अब 2 था जो गणतंत्र था, वजी संघ और मल। तो वजी संघ का वैशाली था और मल का पावापुरी और कुशीनारायण 2 जगह बना था। अब ये जो राजा था वो देखिए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र में दिखा है कई राजधानियां किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर कर अपनी सुरक्षा के लिए लोगों का निर्माण किया। कुछ राजा अपने राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंट और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों और बच्चों इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। और वो वैदिक काल में नहीं था, लेकिन इसमें होने लगा क्योंकि लोगों के पास संपत्ति आने लगा। शो है अब इसमें कर, हाँ, उस पहले कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब राजा को सेना रखना पड़ता है, सबको सुरक्षित रखना पड़ता है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा के लिए कर टैक्स शुरू कर दिया। फसलों पर जो कर लगाया जाता था 1/6 था, जिसको हम भाग कहते हैं। इसमें कारीगरों के ऊपर भी लगता था। अगर
कारीगर नहीं चुकाता था तो उसके बदले एक दिन काम करता था, महीने के लिए एक दिन काम कर देना पड़ता था। पशुपालकों को जानवर और उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने और भी कर देना पड़ता था। सब पे जंगली वस्तु जंगल से प्राप्त वस्तुओं पे भी लगता था। यानी कि राजा को भी आमदनी का स्रोत होने लगा। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। हम शुरू में बता दें कि लोहे के आविष्कार ने जो है ना आमूलचूल परिवर्तन कर दिया था। पैदावार ज़्यादा होने लगा। ये सब है, खेतर मजदूर करते थे। इसमें कोई इम्पोर्टेंस यहाँ पे तो नहीं है। हाँ, फिर अब जनपद से महाजनपद बना तो मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध एक महाजनपद था। तो मगध में हाथियों की संख्या बहुत थी। वो हाथी जो जंगलों से जो हाथियों लाकर पकड़ कर उनसे प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु बने। इसका जो महाजनपद है ना वो आगे आएगा पूरा डिटेल्स में। महापद्मनंदन एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्रा का राजधानी कौन बनाया? ये जो अजातशत्रु। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ भागों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। किस नदी के किनारे? तो व्यास नदी के किनारे। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल लत और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। हाँ, वजी बोले वजी संघ जो 8 राज्यों का संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जिसको प्रमुख या राजा को गण या संघ कहते थे। यही है, क्या कहते थे? गण और संघ। राजधानी कहाँ था? वैशाली। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे और सब एक दूसरे से मिलकर शासन करते थे। इसमें एक और है कहानी कि जब अजातशत्रु जो है ना वजी संघ पर आक्रमण करना चाहता है तो बुद्ध से सहायता लेकर वस्कार को बुद्ध के लिए भेजा और बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वजी सभाएं नियमित रूप से होती है? तो उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वजी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहे होंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहे होंगे, बड़ों का सामना समर्थन और उनके बातों पर ध्यान देते होंगे। ये वजी संघ के बारे में गौतम बुद्ध बोले। कौन? अजातशत्रु वस्कार को भेजा था बुद्ध के पास। वजी मलाया के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उनके बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों में चैत्य का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने का कोई रोक नहीं होगा। ये सब है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्यों में शामिल कर लिया। इनके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंस चीज है जो हम एक पेज पे लिखे हुए हैं। लोहे के आविष्कार अंतरंजी खेरा एटा जिला में हुआ। पृथुवैन्य को कृषि तथा हल का आविष्कारक माना जाता है। कौन? पृथुवैन्य। हल के लिए जो प्रयुक्त शब्द है ना, जैसे अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इसमें अलग अलग है। अथर्ववेद में प्रवीर बोला जाता है, यजुर्वेद में सिर और ऋग्वेद में लांगल बोला जाता है। वही जो जन था वो कैसे जनपद बना सो है भरत जन और कुरु जनपद, तुर्वस जन, किवी जन, पंचाल जनपद बना। राज्य के कई प्रकार के उपाधि धारण करने लगे। जैसे मध्य में राजा बोलते थे, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज बोलते थे, पूरब में सम्राट और
पश्चिम में सौराठ बोलते थे। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता था। वन व्यवस्था उत्तरवाद काल में कठोर रूप धारण कर लिया। उत्तरवादी काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, शिक्षा का अधिक था। यानी उत्तरवैदिक काल तक स्त्रियों की दशा अच्छी थी, और जब शुंग काल स्टार्ट होता है ना तो स्त्रियों की दशा खराब हो जाती है। यही है। महाजनपदों का लोग कहाँ हुआ है? अंगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। फसलों पर लगाए गए कर वनवासी, जिसको भाग कहते थे। गाय इस समय का सबसे महत्वपूर्ण पशु था, जिसके हत्या के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण था वो घोड़ा। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लास 6 का 6 चैप्टर। आप लोग इसे शेयर और लाइक कीजिए, और उसको वैसे स्टूडेंट के पास भेजिए जो दरोगा और बिहार का कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए बेनिफिट होगा। चलिए, थैंक यू।